ओके, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था लाइफ प्रोसेसेस, और मैंने आपको लाइफ प्रोसेसेस के अंदर इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया था कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट और एक्सक्रीशन टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। अब तक हम लोग पिछली क्लासेस के अंदर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन प्लांट्स का जिक्र कर चुके हैं। न्यूट्रिशन प्लांट के स्टेप्स की बात भी हो चुकी है। तो वी वर डूइंग द न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। लास्ट क्लास में न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग स्टार्ट किया था, और मैंने आपको बताया था ह्यूमंस के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो कौन सा वाला होता है बच्चों? हेटेरोट्रॉफिक में कौन सा? होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड को बॉडी में इनटेक किया जाता है, फिर उसके बाद उसको डाइजेस्ट करते हैं, फिर एब्जॉर्ब करते हैं, एसिमिलेट करते हैं, और उसके बाद अनडाइजेस्टेड चीजों को बॉडी से हम एक्सपेल आउट कर देते हैं। इस प्रोसेस को इजेशन कहते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन में 4 स्टेप हैं। इधर देखो, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। दीज आर द स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। नाउ हमने ह्यूमंस के अंदर आपको एक वर्ड बताया था, एलिमेंट्री कैनाल। बच्चों ये है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। आपको बताया था एलिमेंट्री कैनाल उस ट्यूब को कहते हैं, उस पैसेज को कहते हैं, उस रास्ते को कहते हैं जहां जहां से फूड गुजरता है। उस पूरे पैसेज को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ह्यूमन की जो एलिमेंट्री कैनाल है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पार्ट इज कॉल्ड ओरल कैविटी। इसका नाम है ओरल कैविटी। इसको बकल कैविटी भी आप कहते हैं। ओरल कैविटी, बकल कैविटी, और ये पार्ट कौन सा है? एनस। दिस पार्ट इज कॉल्ड एनस। तो ओरल कैविटी से लेकर एनस तक जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? मतलब ये पूरा जो पार्ट है, पूरी चीज क्या कहलाती है? एलिमेंट्री कैनाल। देखो ये क्या है? ओरल कैविटी। ये क्या है? ईसोफेगस। ये क्या है बच्चों? लिवर। ये है क्या? गॉल ब्लैडर। ये क्या है? स्टमक। ये लीफ लाइक ऑर्गन क्या है? पैनक्रियास। ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। इस स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जो पहला पार्ट है, इसको दूसरा नाम एक और भी दिया जाता है, क्या कहते हैं? डुओडेनम। फिर उसके बाद ये स्टार्ट हो गई लार्ज इंटेस्टाइन। दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, इसको कहते हैं क्या कहते हैं बेटा? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये वाला जो पार्ट है, इसको कहते हैं क्या कहते हैं? रेक्टम। और ये वाला आखिरी जो पार्ट है, इसका नाम क्या है? एनस। ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स हैं। ये एलिमेंट्री कैनाल जो ह्यूमन बॉडी में है, इसकी तकरीबन जो लेंथ है वो 9 से 10 मीटर की होती है। 9 to 10 मीटर्स। इट स्टार्ट फ्रॉम ओरल कैविटी और यहाँ तक 9 से 10 मीटर की होती है। और इस पूरी एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन भी होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है, एसिमिलेशन होता है। इधर देखें, हमारी एलिमेंट्री कैनाल, पूरी एलिमेंट्री कैनाल 9 से 10 मीटर की होती है, लेकिन ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो मैंने यहाँ ड्रॉ किए, इसकी अकेली लेंथ जो है तकरीबन 6 से 7 मीटर की होती है। आपकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में सबसे अहम पार्ट, सबसे अहम हिस्सा जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन खाना डाइजेस्ट कंप्लीट, जो डाइजेशन होता है फूड का, वो भी यहाँ पर होता है, और फूड का एब्जॉर्प्शन, फूड डाइजेस्ट होने के बाद वो भी यहाँ पर एब्जॉर्ब होता है। तो इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, क्योंकि वहां पर फूड का कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों होता है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, ये देखिए, ओरल कैविटी हो गई। ईसोफेगस है। ईसोफेगस एक मस्कुलर ट्यूब है जिसको हम फूड पाइप कहते हैं। फिर उसके बाद ये वाला जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, इसका नाम होता है लिवर। लिवर के अंदर, इंसान के लिवर में 2 लोब्स होती हैं,
और इसमें एक छोटा सा पाउच होता है जहां पे बाइल जूस जाके इकट्ठा होता है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है इसको हम उर्दू में मैदा कहते हैं, मैदा कहते हैं, या इंग्लिश में इसका नाम स्टमक होता है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं स्टमक से ये वाला पार्ट, ये स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो गई। इस स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से होते हैं। पहला पार्ट मैंने बताया यहाँ क्या कहते हैं, डोडेनम, डोडेनम। अगला जो पार्ट होता है वो कहलाता है जेजुनम, और आखिरी जो पार्ट होता है उसका नाम होता है इलियम, ILEUM। पहला पार्ट डोडेनम, जेजुनम, इलियम। अच्छा, ये मैंने जो बनाया है ना बच्चों, ऐसा नहीं है यहाँ पे खाली स्पेस होता है। ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है इसका मतलब यह नहीं है कि यहाँ पे खाली स्पेस होता है, यहाँ पे पूरी जगह ऑक्यूपाइड होती है। ये मैंने सिर्फ आपको इस तरह बनाकर इसलिए दिखाया, आपको पता चल जाए कि स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से किस तरह से जुड़ी होती है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जहां जुड़ते हैं वहां पर एक छोटा, उसके जंक्शन पर एक ट्यूब होती है जिसका नाम क्या है, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स। और उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो तकरीबन 1.5 मीटर की, 1.5 मीटर की है। और फिर उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है इसका नाम होता है रेक्टम, और फाइनली एनस। हमारी एलिमेंट्री कैनाल 9 से 10 मीटर की होती है। आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि कार्निवोर एनिमल्स के मुकाबले में जो हर्बीवोर एनिमल्स होते हैं, घास फूस खाने वाले रूमिनेंट एनिमल्स, जिसमें काव है, बफेलो है, जीब्रा है, डंकी है, एलिफेंट है, कैमल है, गोट है, शीप है, जितने भी घास फूस खाने वाले रूमिनेंट एनिमल्स हैं, जुगाली करने वाले जितने भी जानवर हैं, इन सारे एनिमल्स के अंदर एलिमेंट्री कैनाल दूसरे कार्निवोर एनिमल्स के मुकाबले में लंबी होती है। आपसे पूछा जाएगा क्यों। स्मॉल मतलब जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो रूमिनेंट एनिमल्स हैं, घास फूस खाने वाले, जुगाली करने वाले जितने भी जानवर हैं, उनकी एलिमेंट्री कैनाल कार्निवोर से लंबी होती है कंपैरेटिवली। तो उसकी एक मेन वजह है कि बेटा उनको खुदा ने, उनका जो स्टमक है कंपाउंड स्टमक होता है, और उनके अंदर सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए, इन ऑर्डर टू फेवर द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, ताकि सेलुलोज का डाइजेशन इफेक्टिव हो सके, इसलिए उनकी एलिमेंट्री कैनाल लंबी होती है। हमारी बॉडी के अंदर सेलुलोज का डाइजेशन नहीं हो सकता। आपको मालूम है ना सेलुलोज क्या होता है, 9th में भी आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि प्लांट की जो सेल वॉल होती है सेलुलोज की बनी होती है। जो सेलुलोज है इस तरह, एक तरह से आप कह सकते हो एक फाइबर है, एक फाइबर है, वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो सकता। हालांकि सेलुलोज हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो सकता, स्टिल डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको अपनी डाइट के अंदर, जब भी आप डाइट लेते हैं तो आपको अच्छी क्वांटिटी में बहुत सारी सैलेड का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा क्यों? सेलुलोज का डाइजेशन आपके एलिमेंट्री कैनाल में नहीं हो सकता। फिर भी डॉक्टर कहते हैं कि आपको अपनी डाइट में सैलेड की क्वांटिटी ज्यादा रखनी चाहिए। क्यों? बेटा जो सैलेड है, हरी सब्जियां हैं, सैलेड है, जब सैलेड खाओगे तो उसके अंदर भी सेलुलोज होगा। जब सेलुलोज होगा तो वो बॉडी में डाइजेस्ट तो नहीं होगा। एक वर्ड सुना है रफेज, एक वर्ड होता है रफेज, तो एक फाइबर होता है, जितना फाइबर होगा तुम्हारी इंटेस्टाइन एक्सपैंड रहेंगी और उनका डाइजेशन इफेक्टिव होगा। अच्छे से डाइजेशन कराने के लिए, इफेक्टिव डाइजेशन कराने के लिए आपकी डाइट में एडिक्वेट क्वांटिटी के अंदर क्या होना चाहिए? फाइबर, सेलुलोज। तो वो सेलुलोज जो है वो रफेज होता है। बात समझ आ गई? तो हमारी बॉडी में सेलुलोज डाइजेस्ट तो नहीं हो सकता, फाइबर डाइजेस्ट तो नहीं हो सकता, लेकिन और चीजों को डाइजेस्ट करने में और एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि बेटा जो लोग अपनी डाइट में, अपने खाने में, अपनी ग़िज़ा के अंदर सेलुलोज या फाइबर कम लेते हैं, सेलुलोज या फाइबर कम लेंगे तो उनकी आंतों का जो मूवमेंट होगा वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम होती है जिसका नाम होता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन, बॉबल मूवमेंट इररेगुलर हो जाना, स्लो डाउन हो जाना, इसको हम कहते हैं क्या? कॉन्स्टिपेशन। आगे सुनिए, हमारी बॉडी में किस किस चीज का डाइजेशन होता है डाइट में? जरिया, हमारी डाइट में जो हम फूड लेते हैं उसमें कौन कौन से कंपोनेंट बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और न्यूक्लिक
न्यूक्लिक एसिड जिसमें डीएनए और आरएनए आते हैं, ये 4 चीजें ऐसी हैं जो डाइजेस्ट होती हैं। हालांकि इसमें मिनरल्स भी हैं, हालांकि इसमें विटामिन्स भी हैं, वो बॉडी में कभी डाइजेस्ट नहीं होते। 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं। वन इज कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड इज फैट्स, थर्ड इज प्रोटीन एंड फोर्थ इज न्यूक्लिक एसिड विच इंक्लूड डीएनए एंड आरएनए। समझ आ गई बात? अब उसकी बात देखते हैं। सबसे पहले तो हमने इधर देखो, हमने फूड को सबसे पहले इंजेस्ट किया। उसमें जो फूड हम कंज्यूम करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है। तो जो कुछ हम फूड लेते हैं उसके अंदर सारे फूड के कंपोनेंट्स थे। जैसे ही हमने उसको इंटेक किया, इंटेक करने के बाद आपके ओरल कैविटी में 4 टाइप के दांत हैं, 4 टाइप के टीथ हैं। ये वाले जो टीथ हैं सामने वाले, ये जो चपटे, ये जो फ्लैट वाले टीथ हैं सामने वाले, इनको कहते हैं इंसाइजर्स या इंसीजर्स। इंसीजर्स ये वाले जो टीथ होते हैं वो काटने के लिए होते हैं, फूड को काटने के लिए इंसीजर्स होते हैं। ये होते हैं कैनाइन्स, टीयर ऑफ करने के लिए, फाड़ने के लिए ये वाले होते हैं कैनाइन्स। आपने देखा होगा बहुत सारे जितने भी कार्निवोर एनिमल्स होते हैं, टाइगर है, लायन है, हाइना है, दे हैव द शार्प कैनाइन्स। उनके कैनाइन शार्प होते हैं टीयर ऑफ करने के लिए, और ये प्री मोलर और मोलर जो टीथ होते हैं वो ग्राइंड करने के लिए होते हैं। इसका मतलब जो फूड आपने कंज्यूम किया, जो फूड आप इंटेक करेंगे, वो आप इन टीथ की मदद से, इंसाइजर की मदद से उसको कट करेंगे, फिर टीयर ऑफ करेंगे, फिर उसके बाद उसको दांतों के बीच में वो खाना पीस कर उसको छोटा छोटा किया जाता है। ये सारा काम हमारे दांतों की वजह से होता है। अच्छा ये बताओ बच्चों, जो छोटे बच्चे होते हैं, 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके दांतों में और आपके टीथ में कोई फर्क होता है? नंबर में, इन टर्म्स ऑफ नंबर, इज देयर एनी डिफरेंस? क्या छोटे बच्चों के दांतों में और हमारे दांतों में नंबर में कोई फर्क होता है क्या? छोटे जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ये वाले दांत नहीं होते। कौन से? प्रीमोलर्स। छोटे बच्चों में प्रीमोलर्स नहीं होते, मोलर्स भी होते हैं, इंसाइजर्स भी होते हैं, इंसिजर्स भी होते हैं और कैनाइन्स भी होते हैं। समझ आ गई बात? इंसीजर कैनाइन होते हैं, मोलर्स होते हैं, लेकिन प्रीमोलर बच्चों में नहीं होते, क्योंकि बच्चों के जो दूध के दांत होते हैं उसमें प्रीमोलर्स नहीं होते। बाकी अच्छा एक और बात, जो आपके टीथ हैं, एक होता है डेंटल फॉर्मूला। ये आपका और मेरा जो डेंटल फॉर्मूला है ना इंसानों का या एडल्ट्स का, वो ये है। ये आपका और मेरा डेंटल फॉर्मूला है। डेंटल फॉर्मूला में आप एक जॉ से इधर मूव करते हैं तो 2 इंसिजर्स होते हैं, एक कैनाइन होता है, 2 प्रीमोलर्स होते हैं और 3 मोलर्स होते हैं। ऐसे ही दूसरे साइड पे भी ये होता है। ये एक जॉ का है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये आपका मेरा डेंटल फॉर्मूला है। लेकिन आप बच्चों का ये डेंटल फॉर्मूला अभी पूरा नहीं हुआ है, मुकम्मल नहीं है, कंप्लीट नहीं है। मेरा कंप्लीट है, आप बच्चों का कंप्लीट नहीं है कि अभी आप बच्चों के यहाँ पर 2 दांत हैं, 2 टीथ हैं। एक वर्ड सुनाऊंगा आपने, विजडम टूथ। तो विजडम टूथ इज नॉट देयर अभी आपके अंदर, तो इसलिए आपका ये डेंटल फॉर्मूला अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आप जब एडल्ट हो जाते हैं, जब आप मैच्योर हो जाते हैं, तो उसके बाद आपका ये डेंटल फॉर्मूला ये हो जाता है। खैर, टीथ का फंक्शन मैंने आपको बताया। फूड आपने इंटेक किया, इंसीजर्स की वजह से आपने फूड को कट किया, टीयर ऑफ किया, फिर उसके बाद ग्राइंड किया, तो फूड के कॉम्प्लेक्स फूड को छोटे छोटे पार्टिकल में आपने ब्रेक कर दिया। जब आपने दांतों की मदद से फूड को क्रश कर दिया, काट दिया, ग्राइंड कर दिया, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद इधर देखो, यहां पर आपके चीक के, आपके ओरल कैविटी में 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। आपके एनसीईआरटी में नाम तो नहीं है, मैं नाम लिख देता हूं। कौन कौन से सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे बॉडी में 3 होते हैं। उनके नाम आपके एनसीईआरटी बुक टेक्स्ट में नहीं है। उसका नाम क्या है? कौन सा? पैरोटिड
दूसरा है सब मैक्सिलरी और तीसरा है सबलिंगुअल। पैरोटिड जो है ये यहां पर कान के नीचे होता है इधर, ये पैरोटिड। सब मैक्सिलरी, मैक्सिलरी जॉ के फ्लोर पर होता है, या जहां आपका जॉ है उसके फ्लोर पर ये वाला होता है। लिंगुअल, लिंगुअल का मतलब होता है टंग, टंग के नीचे, फ्लोर ऑफ द टंग जो ग्लैंड होता है उसका नाम क्या है, सबलिंगुअल। तो ये 3 सलाइवरी ग्लैंड है और तीनों के तीनों का काम क्या है, क्या सेक्रेट करना, क्या सेक्रेट करना बच्चों, सलाइवा। तो जो सलाइवा सेक्रेट होता है सलाइवरी ग्लैंड से, तो टीथ के क्रश करने के बाद, फूड पार्टिकल्स के छोटा होने के बाद आपके खाने के साथ सलाइवा मिक्स हो जाता है, और सलाइवा सेक्रेट कौन करता है, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलेगा, और सलाइवा में क्या क्या चीज होती है देखिए। सलाइवा में एक तो होता है वाटर, दूसरा होता है क्या म्यूकस, एक होता है H+, एक होता है लाइसोजाइम, एक होता है एंजाइम। क्या नाम है, मत पढ़ो उसको, क्या है, पी साइलेंट है, टाइलिन। इसका दूसरा नाम एक और भी आपको किताबों में मिल जाएगा, सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज। ये सारे कंपोनेंट्स आपके सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं, ये सारे कंपोनेंट्स आपके सलाइवा में प्रेजेंट हैं। आप सुने, इधर देखें, आपने फूड के साथ ये सलाइवा मिक्स हो गया, सलाइवा में तो होता है पानी, फूड को मॉइस्ट करने के लिए, नरम करने के लिए वाटर इज देयर। फिर उसके बाद होता है म्यूकस। आपके सलाइवा के अंदर एक चिपचिपा, एक स्टिकी सब्सटेंस मौजूद होता है जिसका नाम है म्यूकस। ये म्यूकस लुब्रिकेंट का काम करता है, और ओरल कैविटी के अंदर फूड को मैस्टिकेट करने में, फूड को मूव करने में, ओरल कैविटी में फूड के आसानी से मूवमेंट के लिए आपकी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है, म्यूकस। म्यूकस होता है जो लुब्रिकेंट का काम करता है, फूड के मूवमेंट का काम करता है। इसके अलावा बच्चों, आपने अभी आई डोंट नो वेदर केमिस्ट्री में एसिड वाला चैप्टर स्टार्ट किया है या नहीं। एसिड के बारे में कुछ जानते हैं, क्या होते हैं एसिड्स जी? एसिड वो केमिकल्स होते हैं जो पानी में जाकर कौन से आयंस रिलीज करते हैं, H+। आयंस जिस चीज में होंगे वो एसिडिक नेचर का होगा, एसिडिक होगा। कभी एसिड को टेस्ट किया है आपने से किसी ने? क्या कशा, हैव यू एवर टेस्टेड एसिड? ये बताओ, टोमेटो खाते हैं, टोमेटो, टमाटर के अंदर एक एसिड होता है ऑक्सैलिक एसिड, दही के अंदर होता है लैक्टिक एसिड, इमली के अंदर होता है टार्टरिक एसिड, सिरका जो होता है आपके घर में भी होगा, विनीगर, उसके अंदर होता है एसिटिक एसिड। आप लेमनेड लेते हैं, नींबू पानी लेते हैं, उसके अंदर होता है सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड विनीगर में होता है। तो ये सारे एसिड होते हैं। तो एसिड के बारे में आपको बताया जाएगा। एसिड वो केमिकल होते हैं जो टेस्ट में खट्टे होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं, लेकिन उनकी पहचान ये है कि वो केमिकल्स होते, वो केमिकल जो पानी में क्या रिलीज करें, H+ आयन, H+ आयन निकालते हैं, उनको हम एसिड्स कहते हैं। तो हमारा सलाइवा कैसा होगा, हमारा सलाइवा एसिडिक। इधर देखो, हमारा सलाइवा एसिडिक होता है बिफोर मील, जब हमने कुछ खाया नहीं है, बिफोर मील हमारे सलाइवा का पीएच एसिडिक होता है। लेकिन मीठी चीजें खाने के बाद, कार्बोहाइड्रेट वाला फूड कंज्यूम करने के बाद हमारा सलाइवा, इधर देखें, हमारा सलाइवा ज्यादा एसिडिक हो जाता है। जब आपने कुछ नहीं खाया है तो एसिड है, सलाइवा के अंदर। लेकिन जब ज्यादा आप स्वीट वाली चीजें खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट वाली चीज, जिस फूड के अंदर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होंगे, तो अगर ऐसी चीजें खाएंगे तो उसके बाद, उसके कंज्यूम करने के बाद आपका सलाइवा ज्यादा एसिडिक हो जाता है। और एसिडिक होगा, इधर देखिए, जब आपने सलाइवा एसिडिक हो गया तो वो एसिड आपके दांतों को धीरे धीरे डिग्रेड करेगा। डिग्रेड करने की वजह से आपने नाम सुना होगा टूथ डिके। इस इंसान का टूथ डिके हो गए। टूथ डिके का मतलब आम जबान में कहते हैं दांतों में कीड़ा लग गया। जो कीड़ा लगने का मतलब है दांत डिके हो रहे हैं। दांत डिके इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उसमें एसिड, मीठी चीजें खाने के बाद
कार्बोहाइड्रेट वाली चीज फूड कंज्यूम करने के बाद एसिड बनता है, वो एसिड आपके दांतों को डिग्रेड करता है। समझ आ रही है बात? क्लियर है? इसीलिए दांतों के अंदर टूथ डिके होता है, इसलिए जितने भी टूथपेस्ट होते हैं, जितने भी माउथ फ्रेशनर्स होते हैं, वो बेसिक नेचर के होते हैं ताकि ओरल कैविटी में जो एसिड बना हो उसको न्यूट्रलाइज किया जाए। ये आप अभी केमिस्ट्री में एक चैप्टर आएगा एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, उसमें आप ये पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। समझ आ गई बात? क्लियर है? समझो को क्लियर है? समझ आ गया? आगे सुनिए। तो आपको मैंने बताया कि फूड के इंटेक करने के बाद सलाइवा आएगा, सलाइवा में वाटर का काम बता दिया, म्यूकस बता दिया, H+ आयन। अच्छा आप सुने, एक एंजाइम होता है कौन सा? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम वर्ड बना है, इधर देखो, लाइसिस से, लाइसिस कहते हैं ब्रेक डाउन को। ये एक ऐसा एंजाइम है जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ देता है। देखो आप कितना ही साफ सुथरा हाइजीनिक फूड कंज्यूम करते हैं, जब फूड को आप कंज्यूम कर रहे हैं, हाइजीनिक फूड को कंज्यूम कर रहे हैं, तो प्लेट से यहां तक फूड को लाने में हवा में जो बैक्टीरिया होंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो आपके खाने के साथ लग जाते हैं। जब खाने के साथ वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग गए तो उसके बाद जैसे उसको आप एंटर करते हैं, ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है? उन बैक्टीरिया को किल कर देता है। बैक्टीरिया को किल करने का काम ये एंजाइम करता है। इसलिए कभी कभार डॉक्टर्स कहते हैं कि हमारा सलाइवा में ये लाइसोजाइम समवॉट एक एंटीसेप्टिक का काम करता है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, बैक्टीरिया को किल करने में मदद करता है। समझ आ रही है बात? आखिर में देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है कौन सा? टाइलिन। पी साइलेंट है, टाइलिन, या दूसरा नाम मैंने बताया क्या है? सलाइवरी अमाइलेज। अमाइल का मतलब होता है स्टार्च, अमाइल का मतलब स्टार्च, यानी सलाइवरी अमाइलेज एक ऐसा एंजाइम है जो स्टार्च को तोड़ देता है। अब ये स्टार्च क्या चीज है? देखो, ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज की एक लंबी चेन, जब एक पॉलीमर बन जाए, एक लंबी चेन बन जाए ग्लूकोज की, उसको हम यहां पर कह रहे हैं क्या? स्टार्च। ऐसे ही जब अमीनो एसिड्स की चेन आपस में जुड़ जाए, ऐसी लंबी चेन जुड़ जाए, तो उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? प्रोटीन्स। और फैट जो आप खाते हो, बटर आप खाते हो, उसके अंदर क्या होते हैं? फैटी एसिड्स, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, फिर फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, इस तरह की चीजें होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, जब ये जो कुछ हम खाते हैं वो एक पॉलीमर की शक्ल में होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। डाइजेस्ट करने का मतलब होता है बड़े मॉलिक्यूल को, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंप्लीफाई करना, तोड़ देना। इस तो इधर देखें, स्टार्च, आपने ब्रेड खाया था, मीठी चीजें खाई थी, स्टार्च कंज्यूम किया था, तो ये जो एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज, ये क्या करेगा? इस चेन को तोड़ देगा। यानी अगर मान लो 3000 मॉलिक्यूल्स की चेन थी, वो चेन को छोटा कर देता है ये एंजाइम। कौन सा? सलाइवरी अमाइलेज। यानी सलाइवरी अमाइलेज का काम है स्टार्च को, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना, लेकिन अधूरा। एक बारी में तुमने जितने भी कार्बोहाइड्रेट होंगे यहां पर फौरन डाइजेस्ट नहीं होते, थोड़ा अधूरा डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का ओरल कैविटी में होता है। बाकी का डाइजेशन आपकी इंटेस्टाइन में होगा, लेकिन आपकी ओरल कैविटी में सिर्फ डाइजेशन एक चीज का होता है, वो है कार्बोहाइड्रेट्स। फैट्स का डाइजेशन बिल्कुल नहीं होता है, प्रोटीन का डाइजेशन भी नहीं होता ओरल कैविटी में। सिर्फ डाइजेशन किस चीज का होता है बच्चों? स्टार्च। स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट का अधूरा डाइजेशन ओरल कैविटी में होता है। इज दैट क्लियर? अब उसके बाद देखें, सलाइवा आ गया, सलाइवा में ये सारी चीजें मिल गई, उसकी वजह से ये जो कार्बोहाइड्रेट की जो चेन थी वो टूटकर छोटी हो गई। कंप्लीट तब होगा जब ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। अब ये बताओ सोचकर, अगर आपको एक पीस ऑफ ब्रेड दिया जाए, एक पीस ऑफ ब्रेड आपको ऑफर किया जाए और आपसे कहा जाए आपको उसको 10 मिनट तक च्यू करना है, निगलना नहीं है, स्वेलो नहीं करना है, 10 मिनट तक यू आर सपोज टू च्यू द पीस ऑफ ब्रेड फॉर 10 मिनट्स। क्या होगा अगर आप उस पीस ऑफ ब्रेड को लगातार च्यू करते जाएंगे और निगलेंगे नहीं 10 मिनट तक, तो क्या होगा? क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हाँ?
अगर आपने एक पीस ऑफ ब्रेड को लेकर च्यू किए जा रहे हैं, बार बार उसको च्यू कर रहे हैं 10 मिनट तक, निगल नहीं रहे, क्या होगा बच्चों? अगर ऐसा होगा तो ऐसा करने से 10 मिनट तक बार बार च्यू करने के बाद वो पीस ऑफ ब्रेड के अंदर जो टेस्ट होगा ना, वो तुम्हें थोड़ी देर के बाद मीठा टेस्ट आने लगेगा। बताओ क्यों? उसमें मीठा टेस्ट आने लगेगा क्योंकि ये जो एंजाइम है इस चेन को लगातार तोड़ता जाएगा, तोड़ते फाइनली वो टूट करके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में। और आपको मालूम है ग्लूकोज एक सिंपल शुगर है, ग्लूकोज एक सिंपल शुगर है। अगर आप जबान पे रखेंगे तो कैसा टेस्ट आता है? स्वीट टेस्ट आता है, मीठा टेस्ट आता है, नहीं आता? तो इसका मतलब बेटा कार्बोहाइड्रेट की जो चेन थी वो फाइनली टूटे किसमें कन्वर्ट हो गई? ग्लूकोज में। तो अगर आप पीस ऑफ ब्रेड को लगातार च्यू करते जाएं और उसको स्वेलो नहीं करें, निगलेंगे नहीं, तो वो पीस ऑफ ब्रेड थोड़े वक्त के बाद आपको मीठा लगने लगेगा क्योंकि वो पूरी की पूरी चेन फाइनली टूट के ग्लूकोज में कन्वर्ट हो चुकी है। समझ आ गई बात? क्लियर है सब बच्चों को? ओके, देन ये हुई बात। अच्छा, अब जो कुछ आपने खाया था उसमें फैट भी थे, प्रोटीन्स भी थे, सिर्फ डाइजेशन किस चीज का हुआ है? कार्बोहाइड्रेट का हुआ, वो भी अधूरा हुआ है। उसके बाद फूड को आप क्या कर लेते हैं? स्वेलो कर लेते हैं। स्वेलो करने के बाद जब आपने उसको निगल लिया फूड को, तो निगलने के बाद देखें ये वो है फूड। जो निगला हुआ फूड होता है उसका नाम क्या होता है बेटा? क्या कहते हैं इसको? बोलस। निगला हुआ जो फूड हम निगल जाते हैं उसको बोलस कहते हैं। ये बताओ बच्चों, देखना एक ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर मैं इस तरह से एक बॉल प्लेस कर, एक ट्यूब के अंदर मैंने एक बॉल प्लेस करी। इधर देखो, बॉल प्लेस करने के बाद मैं इस ट्यूब को ऐसे दबाऊंगा, क्या होगा? अगर मैं पीस ऑफ ब्रेड को इस ट्यूब को पीछे से प्रेस करूं और इसमें बॉल डाल दूं और इसको पीछे से दबाऊं तो क्या होगा बच्चों? ये बॉल आगे मूव करेगी। बिल्कुल उसी तरह से जब फूड को हम निगल लेते हैं तो आपका जो ये ईसोफेगस है ना, फूड पाइप, इधर देखो, इसमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है। ये कॉन्ट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से ये फूड नीचे की तरफ ट्रैवल कर जाता है। जब ये फूड आगे बढ़ता है, मूव करता है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसको नाम दिया जाता है क्या कहते हैं बच्चों? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन द ईसोफेगस। आपके फूड पाइप के अंदर जो मसल्स होती हैं उसका रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से जब खाना आगे की तरफ बढ़ता है, इस मूवमेंट का नाम क्या होता है बेटा? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। दोबारा सुन लीजिए, फूड को आपने इंजेस्ट किया, कांटा टीथ की मदद से, सलाइवा के एक्शन होने के बाद जब पूरा उसमें से अच्छा से सलाइवा मिक्स हो गया तो फूड को आप निगल लेते हैं और निगलने के बाद फूड आपका धीरे धीरे नीचे की तरफ जाता है और ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती हैं। इस कॉन्ट्रैक्शन का नाम क्या होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के बाद ये फूड ओरल कैविटी से मूव करता हुआ कहां पहुंच गया? यहां तक बात समझ आई बच्चों को? तो आगे देखें। फूड, ये जो बोलस था, धीरे धीरे यहां जाकर इसमें एंटर हो गया, ये बोलस। अच्छा, अब ये जो फूड ओरल कैविटी से निकलकर फूड पाइप होकर कहां पहुंच गया? स्टमक में। अब स्टमक में जाने के बाद स्टमक, ये जो स्टमक है, ये जो स्टमक है,
इस स्टमक की वॉल में से एक जूस निकलता है जिसका नाम क्या है? क्या? गैस्ट्रिक जूस। फूड के स्टमक में आने के बाद जब स्टमक में फूड एंटर हो गया तो उसमें जो फूड एंटर हुआ है स्टमक में, उसमें अनडाइजेस्टेड प्रोटीन्स हैं, अनडाइजेस्टेड फैट है और अधूरे डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट जो ऊपर से आए हैं वो, प्रोटीन अनडाइजेस्टेड, फैट्स अनडाइजेस्टेड यहां मौजूद हैं। अब उसके बाद देखना इसमें से सीक्रेट होगा क्या? इधर देखो, इसमें से क्या सीक्रेट हुआ? क्या सीक्रेट हुआ बच्चों? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं जरा देखिए कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है HCl। HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। दूसरा होता है क्या? म्यूकस। फिर तीसरी चीज होती है क्या? क्या? रेनिन। और फिर चौथा पार्ट होता है कौन सा? पेप्सिन। ये सारे कंपोनेंट्स मिलकर बनता है जूस, जिसका नाम क्या है? गैस्ट्रिक जूस। दोबारा सुन लीजिए, स्टमक के अंदर फूड पहुंचने के बाद स्टमक की वॉल में से एक जूस निकलता है जिसका नाम गैस्ट्रिक जूस होता है। और गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, म्यूकस होता है, रेनिन होता है, पेप्सिन होता है। अब आगे सुने, इसके अंदर ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये वाला, इसका काम सुन लीजिए। इधर देखो, ये जो HCl है सबसे पहले क्या करेगा? ये HCl एक्ट करेगा और इसके साथ, खाने के साथ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर बचकर यहां से अंदर चले गए हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस खाने के साथ मौजूद हैं, कुछ बैक्टीरिया इसके अंदर मौजूद हैं, तो जो ओरल कैविटी से बचकर निकल गए तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देगा जो आपके खाने के साथ आपके स्टमक पे पहुंच जाएंगे। स्टमक में माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर पहुंच गए तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। बात समझ आई या नहीं? HCl का काम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना। किसमें बच्चों? स्टमक के अंदर जो फूड आया है उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो बैक्टीरिया हैं, उनको किल करने का काम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। इधर देखें, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आपके स्टमक में मौजूद है ये बहुत ही जबरदस्त तेजाब होता है, बहुत जबरदस्त तेज एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। आप इसकी तेजाबियत का, इसके स्ट्रॉन्ग नेचर का अंदाजा इस बात से कर सकते हैं कि अगर आपके स्टमक के अंदर सिक्रीट होने वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर मैं आपकी पाम टिश्यू पे डाल दूं यहां पर, तो थोड़ी देर के बाद ये पाम टिश्यू को डिस्ट्रॉय करके यहां से निकलना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब कि गला देता है, इतना जबरदस्त एसिड होता है। तो आपके स्टमक में इसके दो काम है। HCl जो है इसके दो काम है। पहला काम क्या करना? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, बैक्टीरिया को, जो खाने के साथ जो बैक्टीरिया, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर आ गए हैं उनको किल करना HCl का काम है। और दूसरा, इधर देखें, दूसरा काम बेटा आपके स्टमक में एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स, ये दो एंजाइम हैं देखो, कौन कौन से? ये दो एंजाइम्स हैं। इन एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए, इन एंजाइम को स्टार्ट करने के लिए इनको एसिडिक माहौल की जरूरत होती है। तो वो एसिडिक माहौल जब यहां पर बनेगा, इधर देखो, एसिडिक एनवायरनमेंट जब यहां बनेगा तभी एंजाइम्स काम करना स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दो काम हैं। पहला काम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो खाने के साथ अंदर आ गए थे उनको किल करना। दूसरा, इट प्रोवाइड्स एसिडिक एनवायरनमेंट इन द स्टमक फॉर द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स। समझ आ गई बात यहां तक? अब इधर देखें, अभी मैंने आपसे कहा आपके मैदे में, आपके स्टमक में जो एसिड निकलता है, जो तेजाब निकलता है, वो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही कॉरोसिव नेचर का होता है। और वो कॉरोसिव नेचर है तो वो जाहिर है, इधर देखो, अगर उसका कॉरोसिव नेचर है तो आपके अपनी स्टमक की वॉल को भी तो डैमेज कर सकता है। आपकी स्टमक की वॉल भी तो डैमेज हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि आपकी स्टमक की वॉल को बचाने के लिए यहां पर एक मोटी लेयर होती है, किसकी? म्यूकस। देखो, म्यूकस यहां पर भी था। इधर देखो, ओरल कैविटी में जो सलाइवा निकला था, सलाइवा में भी म्यूकस था।
लेकिन स्टमक वाला म्यूकस गाढ़ा होता है, थिक होता है। आप इसको ऐसे समझ लो, आपने कभी वो देखा है फालूदा, आइसक्रीम में फालूदा पड़ा हुआ देखा, जैसे वो फालूदा होता है गाढ़ा गाढ़ा विस्कस, उसी तरह का समवॉट उस टेक्सचर का ये म्यूकस हमारी बॉडी में मौजूद होता है। हमारी बॉडी में म्यूकस है, ये म्यूकस का काम क्या है? इट प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्शन से बचाना।